नमस्कारम। स्वागत है आपका फिर से पराशर एकेडमी का साइंस का ये जो लेक्चर सीरीज है क्लास 10th के लिए। इसमें दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। और लाइक जरूर करके जाएं क्योंकि वो मेरी गुरुदक्षिणा है। कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ लाइक मांग रहा हूँ और शेयर मांग रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इससे बेहतर आसान भाषा में आपको साइंस रेयरली नहीं मिलेगा। बहुत रिसर्च करने के बाद वीडियोस की ये जो सीरीज है वो तैयार कर रहा हूँ मैं। तो बढ़ते हम आगे। डिस्कशन चल रहा था हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्टिंग से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है सर्किट में। आप देखते हो, आप मोबाइल भी अपना चार्ज करते हो तो क्या होता है, जब आपके मोबाइल में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा होता है तो आपका मोबाइल हीट अप होता है। ठीक है, जो वायर होता है, अगर आप क्या करते हो, वायर को आप सर्कुलर बना दोगे ना, वायर को सोलनॉइड फॉर्म बना देते हो तो वायर में क्या होगा, वायर का आप लेंथ बढ़ाते हो। लेंथ बढ़ाने से क्या हुआ, याद करो, मैंने बताया था आपको कि लेंथ जो होता है बेसिकली रेसिस्टेंस क्या है, रो एल अपॉन ए, यानी जितना ज्यादा लेंथ होगा आपके रेसिस्टर का उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। अब वायर को आपको 1 मीटर दूरी पर वायर खींचना है। आपने क्या किया, पूरा उसको लूप बना के सोलेनोइड बना के 1 मीटर तक पहुंचे, लेंथ बढ़ाया। इट मींस क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट एनर्जी जो है वो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी जितना ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, यानी उतना ज्यादा आपका कंडक्टर हीट करेगा। अब फैन आप चलाते हो, फैन लंबे टाइम के लिए चलाते हो, यानी टाइम बढ़ाते हो, हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। अब जो फैन की अंदर की वायरिंग होती है ना, जो कॉइल होता है, अगर फैन का कॉइल आप सिल्वर वायर से बनाते हो तो वो फैन आपका कम हीट अप होगा। क्यों, क्योंकि सिल्वर का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेसिस्टेंस कम होगा, हीटिंग इफेक्ट कम होगा। करंट अगर कम फ्लो कर रहा है, यानी इसीलिए हम रेगुलेटर क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है करंट को। तो करंट कम फ्लो करेगा तब भी हीटिंग क्या होगा, कम होगा। तो फैन धीरे चलने पे भी हीट कम होता है। ये सब बेसिक्स है, बिल्कुल आप डे टू डे लाइफ में अगर सोचोगे, डे टू डे लाइफ में अगर आप सोचते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है पढ़ने का। और मैं बार बार कहता हूँ कि पूरा का पूरा मेरा जो ये स्टडी कोर्स है वो पूरा सेल्फ स्टडी को डेडिकेटेड है। यानी आप फॉलो करते रहो, आपको खुद से पढ़ना जरूर आ जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूँ। जनरली क्या होता है कि हायर क्लासेस में या किसी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपसे एप्लीकेशन पूछा जाता है। 3 चीजें होती है, एक नॉलेज होता है, जो आप चीजें पढ़ते हो नॉलेज हो गया, ठीक है। फिर एक टर्म होता है एप्लीकेशन, यानी जो आपने पढ़ा उसको अप्लाई किया, ठीक है। तो नॉलेज, एप्लीकेशन, और एक और होता है जैसे कि नॉलेज का आप स्किल में कन्वर्ट करते हो, नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करते हो। जो आपने पढ़ा वो पढ़ के अपने तक, कोर्स तक, कॉपी तक सीमित कर देते हो, इसको यही तक लिमिटेड कर देते हो, तो सिर्फ वो नॉलेज है, वो ज्यादा आपके काम का नहीं है और लंबे टाइम तक आपके मेमोरी में नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसको अगर आप अप्लाई करते हो डे टू डे लाइफ में या कहीं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, एप्लीकेशन इज मोर परमानेंट देन नॉलेज। नॉलेज से ज्यादा क्या होता है, परमानेंट होता है एप्लीकेशन। ये डे टू डे लाइफ में आप इसको ऑब्जर्व करना 100% सही है। ये मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़े हैं, बहुत सारे टीचिंग प्रैक्टिसेस है, उसको मैंने फॉलो किया है, एक अपना मेथड डेवलप किया है, उन सब का ये आउटपुट है। एक परफेक्ट टीचर को ये सब चीजें करनी पड़ती है, वो मैं करता हूँ। फिर एप्लीकेशन से चीजें आपकी ज्यादा परमानेंट होती है। देन आता है स्किल। स्किल इज द मोस्ट परमानेंट लर्निंग। मोस्ट परमानेंट जो लर्निंग है वो स्किल है, यानी जो आपने पढ़ा, अप्लाई किया और उसको अप्लाई करने के बाद उससे आप कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दिया ना, दैट इज स्किल।
उसको उससे आप कुछ क्रिएट करना स्टार्ट किया, अपनी क्रिएटिविटी में यूज कर दी, वो स्किल है। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना है। आगे बढ़ता हूं मैं, चलता रहेगा ये सब। तो हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में या इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस करेंगे, वादे के मुताबिक न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको छोड़ूंगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर वही क्लास 9 में पावर पढ़ा है हमने। क्लास 9 में हमने पावर क्या पढ़ा था कि पावर होता है वर्क डन, पावर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, या पावर क्या होता है एनर्जी रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, ये पावर होता है। अब ये पावर मैकेनिकल पावर हो या ये पावर इलेक्ट्रिकल पावर हो, ठीक है। अरे ह्यूमन बीइंग होता है, वो इंडियन हो अमेरिकन हो कोई भी हो, ठीक है। एग्जैक्टली पावर इलेक्ट्रिकल पावर हो या मैकेनिकल पावर हो, पावर ही रहेगा। तो अगर मुझे पता है कि पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्ड यूज कर दूं इलेक्ट्रिकल पावर, तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। रेट टर्म मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, जो मैं बचपन से आपको सिखाते आ रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वही जो हीट एनर्जी के फॉर्म में जो हम निकालते हैं, क्या था आई स्क्वायर आर टी। आप क्या करो, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टाइम टी कर दो, टी से टी कैंसिल आउट हुआ। इलेक्ट्रिकल पावर पी क्या निकल के आया आपका, आई स्क्वायर आर। अब इसके कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने गलत बता दिया, मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि आई आर वी हो गया, एक जगह हमने पढ़ा था कि पावर इक्वल टू वी आई, एक जगह मैंने सर पढ़ा पावर इक्वल टू वी आई। मैं बोलूंगा वो भी सही है, तो बोलोगे सर कैसे सही है, दिखाता हूं कैसे सही है। देखना, पावर के 3 फॉर्मूले मैं यही पे लिख देता हूं। पावर के 3 फॉर्मूले, या तो आप वी आई लिखो, या अभी आई स्क्वायर आर लिखो, या एक हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। चेक कर लेते हैं डिराइव करके, मुझे याद नहीं रहता, मैं डेरिवेशन कंसेप्ट पे फोकस करता हूं ताकि वही बेस्ट है, उससे लाइफ टाइम याद रहता है। कितना याद करोगे आप, कंसेप्ट बस फोकस करो। अब देखो हमने अभी देखा था कि हमारा पावर क्या था, आई स्क्वायर आर था। पावर क्या था हमारा, आई स्क्वायर आर निकल के आया था। भाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आपको पता है, क्या पता है ओम्स लॉ से कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर। अब अगर इसको ब्रेक करते हो तो नीचे क्या लिखा हुआ है, आई आर इंटू आई लिखा हुआ है। तो आई आर की जगह पे क्या पुट करोगे आप, जब V पुट करोगे तो पावर क्या निकल के आया, वी आई निकल के आया। पावर क्या निकल के आया, वी आई, एक ये हो गया। फिर बोलोगे सर ये भी तो मुझे पता है कि V इक्वल सॉरी आई इक्वल टू, हमें क्या करना है, आई गायब करना है। इस फॉर्मूले में आई गायब हो रहा है, यानी अच्छा ये 3 फॉर्मूले अलग अलग क्यों है। 3 फॉर्मूले अलग अलग ये है कि लेट मान लो कहीं पे आपसे इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के लिए पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का ही जिक्र किया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र किया गया, तो आप ये पावर फॉर्मूला यूज करोगे, पावर इक्वल टू वी इनटू आई। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया गया और आपसे इलेक्ट्रिकल पावर पूछा गया, तो आप ये यूज करोगे। और क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस का जिक्र किया गया, तो पावर का आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब देखते हैं पावर इक्वल टू वी आई, हमें क्या करना है, आई को गायब करना है ताकि वी और आर के टर्म में मिले। फिर वही ये ओम्स लॉ से देखो, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी अपॉन आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। अब ये आई की जगह पे वी अपॉन आर पुट करोगे तो पावर क्या दिखा आपको यहाँ पे, पावर इक्वल टू क्या वी इंटू वी अपॉन आर, क्या निकल के है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक और पावर का नया फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर निकल के आया। तो इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले हैं, सब एक ही है, बस ओम्स लॉ लगा के इधर उधर चेंज कर दिया गया। बेसिक क्या है, आई स्क्वायर आर है, या बेसिक वी आई है, ठीक है। और उसी वी आई को हम अलग अलग टर्म में इधर उधर करके वेरिएबल्स अलग अलग जो आपके फिजिकल क्वांटिटी, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सबको अलग अलग चेंज करके हम अलग अलग आंसर निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ये था हमारा इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर के बाद वही न्यूमेरिकल, हमारा चैप्टर होता है इलेक्ट्रिकल पावर के साथ ही खत्म, लेकिन एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड होगा न्यूमेरिकल्स का, वो न्यूमेरिकल्स जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं।
और एक सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल अगर किस्मत खराब हुई तो वो पूछा जाएगा, वो भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्कस कर लिया। न्यूमेरिकल पे आते हैं। एक न्यूमेरिकल पे यही लिख रखा है मैंने, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक टोस्टर या कोई भी एक रेसिस्टर है, उस रेसिस्टर में जब हम 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं तो सर्किट में या उस रेसिस्टर में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इफ वी अप्लाई a 60 volt electric potential across the resistor, then we get 4 ampere of electric current passing through it. And in the next case, if we apply 120 volt of electric potential, question समझना, 120 volt of electric potential across same resistor, we get different electric current. Then what will be the amount of current if we supply 120 volt of electric potential across the resistor? Question समझना, if we supply 60 volt of electric potential across resistor, we get a 4 ampere of electric current passing through it. And again in the second case, if we apply 120 volt of electric potential, इसकी जगह पे हम 120 volt of electric potential apply, then what will be the amount of electric current passing through the conductor? इस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा? अब कितना, दूसरे केस में कितना करंट पास करेगा वो दिमाग में आपके क्या है, पूरा पहले 3 वेरिएबल तो आपको लिखना ही, हर बार 3 वेरिएबल। कौन कौन सा? V, I एंड R। केस 2 हो गया। पहला केस क्या है? केस फर्स्ट में आपको एनालिसिस करना है। केस फर्स्ट में क्या दिया हुआ है? केस फर्स्ट में कितना था? ये 60 वोल्ट था। केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको V इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 60 वोल्ट दिया हुआ है। I भी आपको दिया हुआ है, I इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर दिया गया है। और R तो आपको पता नहीं है, ये R ही निकालना है। VIR को लेके एक ही फॉर्मूला है, दैट इज द ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो 60 इक्वल टू I कितना है हमारा? 4 इंटू R। R कितना निकल के आया? 15 ओम। R कितना निकल के आया? 15 ओम। तो 15 ओम हमारा रेसिस्टेंस निकल के आया, यानी सॉल्व करने के बाद 15 ओम रेसिस्टेंस निकल के आया। केस सेकंड में कहा गया है कि अब केस सेकंड में ये कहा गया है कि 60 वोल्ट से हटा के 120 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अप्लाई कर दिया, तो पूछा गया कि करंट कितना फ्लो करेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इस केस में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, रेसिस्टेंस भी नहीं दिया गया, तो आप इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकाल लोगे? 3 चीजें थी, V, I और R, 3 चीजें थी। इस केस में सिर्फ V दिया गया, I आपसे पूछा गया, R भी नहीं दिया गया। याद रहे, किसी एक फैन है, इसको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करो बच्चों, इतने आसान भाषा में कोई नहीं सिखा सकता है। डे टू डे लाइफ से लेट मान लो ये क्या है? कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैंने एक बार 120 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई किया, एक बार 60 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई किया, एक बार 40 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई किया। अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई करने से क्या ये कंडक्टर का मटेरियल चेंज हो जाएगा? क्या कंडक्टर का लेंथ चेंज हो जाएगा? क्या कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये कंडक्टर वही कंडक्टर रहेगा, भले आप इसमें कितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना वोल्ट भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई करो। इट मींस कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस वही रहेगा। यानी कि सेकंड केस में रेजिस्टेंस इसका कितना लेके चलेंगे? 15 ओम। अब तो हो गया क्वेश्चन आसान, ठीक है। ये है छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वो कोई नहीं बताता है। थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी आपको सिखा रहा हूँ, तो यही तो चीजें सिखाना है जिस पे आपको फोकस करना है, ऐसे सोचना है जिससे आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ। तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करो। 120 करंट हमें निकालना है, नहीं पता है, इस केस में रेजिस्टेंस वही रहेगा, तो निकाल लेना। यहाँ से कितना आएगा? I इक्वल टू 8 एम्पियर। I कितना निकल के आया? 8 एम्पियर। तो ये हुआ, ये एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन देखा है मैंने बेसिकली, वो मैंने डिस्कस किया था अलका साहब से कि एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई एक कंडक्टर है, लेट एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि लेट अगर इस कंडक्टर का लेंथ L है और इसका रेसिस्टिविटी रो है,
और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वो दिया कि नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा जाएगा इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज आर, ठीक है, एंड वी हाफ द लेंथ ऑफ द रेसिस्टर, एंड वी हाफ द, पहले लेंथ L था, when we half the length of the resistor का लेंथ जब हम हाफ करेंगे तो what will be the resistance of the conductor, कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा। if the conductor having resistance R and if we half the length of the resistor or conductor, what will be the new resistance of the conductor, कंडक्टर का नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो लेट वही ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आर रेसिस्टेंस दिया गया तो आपको ये जूम करके चल रहा है कि रेसिस्टिविटी रो है, लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो R क्या होगा बेसिकली रो L अपॉन A, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही होता है। न्यू केस, इन न्यू केस में क्या हो रहा है, न्यू केस में L बिकम L/2, लेंथ क्या होता है L/2 होता है, तो R डैश यानी नया रेसिस्टेंस क्या होगा, रो लेंथ की जगह पे क्या लिखोगे L/2 डिवाइडेड बाई A, यानी आपको क्या दिखेगा, ये 1/2 रो L अपॉन A दिखेगा। ये रो L अपॉन A क्या था, R ही तो था, रो L अपॉन A क्या था, R था, यानी R डैश आपका नया क्या निकल के आएगा 1/2 R, यानी पहले जो आपका रेसिस्टेंस था उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, लेंथ हाफ करने से क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड किया जाए, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड क्या किया जाए, ध्यान देना, कहा जाए कि अगर लेंथ आप L/2 कर दो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसका 2A, यानी उसका थिकनेस जो है दुगुना कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A कर दो, ठीक है, और उसका जो लेंथ है वो L/2 कर दो, लेंथ जो है L/2। अब देखते हैं इस केस में रेसिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए, फिर वही ये तो हम एज्यूम करके चले हैं कि R = रो L अपॉन A। अब नए केस में R डैश क्या होगा, वैल्यू पुट करते जाओ, लेंथ क्या हो जाएगा L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा 2A, क्या निकला ये 1/4 है रो L अपॉन A, मैथमेटिक्स से सिंपल सॉल्व करोगे पता लग जाएगा। अगेन स्टूडेंट क्या दिख रहा है, रो L अपॉन A, रो L अपॉन A क्या है, R है, यानी R डैश यानी नया वाला जो रेसिस्टेंस है आपका वो क्या है 1/4 टाइम्स ऑफ R, यानी जो पहले रेसिस्टेंस था उसका 1/4 क्या हो जाएगा आपका नया रेसिस्टेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरिएबल चेंज करना है, कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अगला जो सीरीज है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल को डेडिकेटेड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे और कुछ और कॉम्प्लिकेटेड जो टफेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, किस्मत खराब होने पे आपके आ सकता है, वो मैं लेके चलूंगा। सो प्लीज जाते जाते लाइक जरूर करके जाए और हमें फॉलो करें, बेल आइकन तो जरूर दबा के जाए ताकि वीडियोस आपके तक टाइम से पहुंचते रहे। थैंक यू, शेयर करते रहे, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।